नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज देखिए हमने हिंदी शिक्षण विधियों के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। हर तरह की शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न यहां पर मिलेंगे और ये श्रृंखला अब रोजाना चलेगी। रोजाना आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मिलेंगे और शिक्षण विधियां जो टॉपिक है हिंदी विशेषकर, तो उससे संबंधित जो भी टॉपिक है, मूल्यांकन है, उपचारात्मक शिक्षण है, किसी भी तरह के जो भी टॉपिक अपने सिलेबस में है हिंदी शिक्षण विधियों के अकॉर्डिंग, उनके सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रश्न क्या होंगे। तो मुख्य रूप से प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। जो पहले आए हुए हैं वो प्रश्न पढ़ना ज्यादा सही रहता है हिंदी शिक्षण विधियों में। साथ ही कुछ प्रश्न बनाए हुए भी होंगे, तो हर तरह के प्रश्न होंगे, लेकिन आपसे भी मेरा यही कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़े और हर एक प्रश्न की शानदार व्याख्या करवा दी जाएगी। यानी किसी विधि का प्रश्न आया तो ये मान लो कि वो विधि आपको याद करवा दी जाएगी। इस तरह से पढ़ा जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, सुनिए। अब पहला प्रश्न अपने आ जाता है कि किस शिक्षा शास्त्री ने लिखने की शिक्षा को पढ़ने से पूर्व सही माना है। देखो, सबसे पहला प्रश्न ही शानदार है, बहुत बढ़िया। कि अपने भाषा के 4 कौशल होते हैं साथियों, सुनना। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अपने जो भाषा होती है उसके 4 कौशल होते हैं। सभी को आता होगा ये तो। भाषा के कौशल, भाषा के कौशल, भाषा के कौशल जो होते हैं ना दोस्त, वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और उन 4 का मनोवैज्ञानिक क्रम मान लो, या उन 4 कौशलों का क्रम पूछा जाता है, जिसकी ट्रिक आप याद रखेंगे। भाषा के कौशल, वैसे मैं बता दूं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 भाषा के कौशल हैं। तो इनकी ट्रिक याद रखना। इनकी ट्रिक यानी इनके मनोवैज्ञानिक क्रम की ट्रिक है। ये ट्रिक किस चीज की है? भाषा कौशलों के मनोवैज्ञानिक क्रम की। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि भाई जो भाषा कौशल हैं, सुनना ध्यान से सभी, भाषा कौशल जो हैं उनका, भाषा कौशल है उनका, या भाषा कौशलों का, ऐसे कह सकते हैं, भाषा कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पहला ही ध्यान से सुनेंगे सभी। भाषा कौशलों का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है ना, उसकी ट्रिक हमारे पास है दोस्त। तो हम क्या लिख देंगे इसमें कि भाई मनोवैज्ञानिक क्रम है ना, वो सुबोपेली। क्या हो गया? सुबोपेली। सुबोपेली का मतलब सुनना, सुनना, बोलना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्रम है। सुनना, सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये इसका क्रम है। ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक क्रम। 1 नंबर पे सुनना आ जाएगा, 2 नंबर पे बोलना आ जाएगा, फिर 3 नंबर पे पढ़ना आ जाएगा, और 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? लिखना आ जाएगा। ये क्रम आप याद रखेंगे। यानी सबसे पहले हम बच्चे को सुनना सिखाते हैं, फिर बोलना सिखाते हैं, फिर पढ़ना सिखाते हैं, फिर लिखना सिखाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक क्रम सभी मनोवैज्ञानिकों ने, सभी शिक्षण शास्त्रियों ने माना है। लेकिन मारिया मोंटेसरी, जो इटली की शिक्षा शास्त्री है, मारिया मोंटेसरी, उन मैडम का थोड़ा सा अलग कहना है। यानी इटली की शिक्षा शास्त्री, इटली की शिक्षा शास्त्री मारिया मोंटेसरी क्या कहती है? देखो, इटली की शिक्षा शास्त्री मैडम मारिया मोंटेसरी, मैडम मारिया मोंटेसरी ये कहती है कि भैया आपके शुरू के जो 2 कौशल है ना, उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। 1 नंबर पे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर पे तो मैं भी सुनना मान लेती हूँ, 2 नंबर पे आपने बोलना का है तो मैं भी बोलना कह देती हूँ। ये बात तो सही हो गई। लेकिन 3 नंबर पे जो मोंटेसरी मैडम है, वो कहते हैं कि भाई तीसरे चौथे को चेंज करूंगी मैं। तीसरे चौथे को क्या करूंगी? चेंज। यानी ये क्या कहती है कि लिखना पहले और पढ़ना बाद में। लिखना पहले और पढ़ना बाद में। यानी हमारा जो मनोवैज्ञानिक क्रम हमने तो याद कर रखा है वो सही है, लेकिन मैडम मारिया मोंटेसरी उसको थोड़ा सा चैलेंज करती है। वो क्या करती है? लास्ट के 2 कौशलों को चेंज कर देती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि लिखने की शिक्षा को पढ़ने से पूर्व, यानी हमारे यहाँ क्या होता है, हम पहले सुनना सिखाते हैं, फिर बोलना सिखाते हैं, फिर पढ़ना सिखाते हैं, लास्ट में लिखना सिखाते हैं। लेकिन मैडम मारिया मोंटेसरी ने कहा कि पहले लिखना सिखाओ। उनकी विधि में ऐसा होता है। तो मारिया मोंटेसरी, इटली, ध्यान रखना कहाँ की है? इटली की। थोड़ी सी मारिया मोंटेसरी की अपन बात कर लेते हैं, सुनना। मोंटेसरी विधि, मारिया मोंटेसरी की जो विधि है, मोंटेसरी विधि भी आ सकती है आपके प्रश्न में। तो मोंटेसरी विधि के बारे में 2-4 बातें बता देता हूं जहां से प्रश्न पुटअप होते हैं। मोंटेसरी विधि के बारे में 2-4 बातें ध्यान रखना। एक बात तो ये ध्यान रखना कि ये जो मोंटेसरी विधि है, 3 से 6 वर्ष के बालक होते हैं इसमें। कौन से बालक होते हैं? 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को लक्षित करती है। ये प्रश्न आया हुआ है रीट में, ध्यान रखना। 3 से 6 वर्ष तक के बालक, बताओ कितने बालक 3 से 6 वर्ष तक के क्या हो जाते हैं दोस्त? इसमें बालक हो जाते हैं। और इसमें कुछ सामग्री होती है, देखो, चार्ट होते हैं, कार्ड होते हैं, इस तरह के उपकरण होते हैं। अच्छा, एक इसकी खासियत आप ध्यान रखना कि मोंटेसरी विधि में जो कार्ड होते हैं, चार्ट होते हैं, कुछ भी होते हैं,
उसमें अक्सर उभरे हुए होते हैं। कैसे हुए होते हैं? उभरे हुए। मोंटेसरी विधि की खासियत बता रहा हूं, जहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएगा। उभरे हुए अक्सर, ये खासियत है इसकी। उभरे हुए अक्सर, उभरे हुए अक्सर जिन पर बालक हाथ फेरकर सीखता है। बालक क्या करता है बताओ? हाथ फेरकर सीखता है। हाथ फेरकर दोस्त क्या करता है? सीखता है। तो ये मोंटेसरी विधि की खासियत है कि इसमें जो भी चार्ट मॉडल जो भी बने हुए होंगे, कार्ड वार्ड बने हुए होंगे, जो भी उपकरण होंगे, उनमें जो अक्सर है वो उभरे हुए होंगे और उनपे बच्चे को हाथ फेर फेर के सिखाया जाएगा। ये ध्यान रखना। अच्छा, इसीलिए इस विधि में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब देखो, बच्चा चित्र को देखेगा तो उसकी आंख एक्टिव हो गई। बच्चा जब बच्चा चित्र को देखेगा ना, तो शिक्षक उस चित्र में जो सब जो है उसका नाम उच्चारित करेगा तो बच्चे के कान एक्टिव होंगे। बच्चा उस पर हाथ फेरेगा तो उसके हाथ एक्टिव होंगे। तो इसमें ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, ऐसी कौन सी विधि है जो ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित जिसमें किया जाता है? मोंटेसरी विधि में। यानी इस विधि में ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है बताओ? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है। और ये भी एक प्रकार की खेल विधि है, ध्यान रखना। ये भी एक प्रकार की क्या है दोस्त? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है। सारे प्रश्न, सारे अपने आप में प्रश्न है। ये मान लो कि उभरे हुए अक्सर किस विधि में होते हैं, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किसमें किया जाता है, और पढ़ना वो एक प्रश्न के रूप में आई गया। 3 से 6 वर्ष के बालकों को इसमें केंद्रित किया जाता है। और यह एक प्रकार की खेल विधि है, ध्यान रखना। एक प्रकार की क्या है? खेल विधि। खेल विधियां मैंने पढ़ाई है आपको, ऐप के ऊपर पढ़ाई हुई है, तो उसमें आप देख लेना। एक प्रकार की खेल विधि है। तो ये कुछ बातें महत्वपूर्ण थी। मारिया मोंटेसरी कहाँ की है, ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इटली की। कहां से संबंधित? अभी इटली से। देखो लिख देता हूं मैं, चलो यहाँ पे इटली, पूरा नाम लिख देता हूं, मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी। बोलो, पहला क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से क्लियर करते हुए साथ में 5-6 प्रश्न और बता दिए हैं। तो इस तरह से आपको हर प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। आ जाइए अब अपन करते हैं शुरू आगे। प्रश्न नंबर 2, व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी? प्रचलित विधियां, प्रचलित विधियां। तो व्याकरण शिक्षण देखो, अब इसमें कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर सकते हैं कि आगमन प्रणाली। अगर यहाँ पे ये कहता ना कि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो फिर आप आगमन को चूज करते, निगमन और आगमन में से आगमन को। लेकिन ये क्या कह रहा है? प्रचलित। तो ये प्रश्न देखिए फंसाया हुआ है, एक बार रीट में आया हुआ है प्रश्न और बच्चों ने आगमन प्रणाली करी थी। हालांकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फंसने वाला प्रश्न है। क्यों? क्योंकि हमारे नॉर्मली ये रहता है कि आगमन विधि बढ़िया है, और प्रश्न को पढ़ते ही दिमाग में ये आएगा कि ये बढ़िया विधि पूछ रहा है। नहीं, बढ़िया नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है व्याकरण शिक्षण की विधियां दोनों है या नहीं है। दोनों है व्याकरण शिक्षण की, तो आगमन प्रणाली भी होती है और निगमन भी। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता ना अगर कि कौन सी प्रणाली जो है वो व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ प्रणाली है, तो फिर आगमन करते हैं आप। तब इस प्रश्न में क्या आ जाता? आगमन। तो ध्यान रखना, व्याकरण शिक्षण की निगमन प्रणाली भी है और व्याकरण शिक्षण की आगमन प्रणाली भी है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, आगमन और निगमन के बारे में। देखो, आगमन विधि, आगमन विधि, आगमन विधि में सीधा सा ध्यान रखना कि इसमें पहले उदाहरण दिए जाएंगे, फिर नियमों की स्थापना की जाएगी। ये ध्यान रखना। उदाहरण, जैसे मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तो पहले मैं संज्ञा के उदाहरण बताऊंगा कि बच्चों देखो, नदी, पहाड़, पर्वत, राम, सीता, ये उदाहरण, ये क्या है? तो बच्चे कहेंगे सर ये तो व्यक्तियों के नाम है, वस्तुओं के नाम है। तो इस तरह से पहले उदाहरण से उनको नियमों की ओर अग्रसर किया जाएगा। यानी आगमन विधि में आप ऐसे समझ लेना कि उदाहरण देकर नियम की स्थापना, उदाहरणों से नियम की स्थापना, उदाहरणों से नियम की स्थापना। पहले उदाहरण बताए जाएंगे, फिर उन उदाहरणों से बच्चों को नियम की ओर लाया जाएगा। ये ध्यान रखना। और ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ध्यान रखना। कौन सी है? मनोवैज्ञानिक। इसमें पहले नियम नहीं रटवाता शिक्षक, पहले नियम नहीं रटवाता, पहले उदाहरण बताता है, फिर उन उदाहरणों के माध्यम से समझाते समझाते बच्चे को नियम तक लाता है। इसलिए एक ऐसी विधि है, बताओ, मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है, ये ध्यान रखना। ऐसा ध्यान रखेंगे। वहीं निगमन विधि की बात करें अगर, निगमन विधि की, तो निगमन विधि में क्या होता है? शिक्षक पहले नियम बता देता है और नियम बताने के बाद उदाहरण बताता है। अर्थात पहले वो नियमों को रटवाता है, पहले उसने समझाया कुछ भी नहीं है, पहले नियमों को रटवाता है, एक तरह से यूं कह सकते हैं। तो इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें शिक्षक पहले नियम बताता है। इसमें शिक्षक पहले क्या बताता है? नियम बताता है। पहले नियम बताता है की जगह भी बताता है का मतलब रटवाता है, ऐसे मान लो। बताता को ऐसे मान लो आपकी क्या करवाता है वो, क्योंकि वो डायरेक्ट नियम बता रहा है, इसका मतलब रटना ही पड़ेगा बच्चे को, कोई इलाज ही नहीं है।
तो नियम रटवाता है, बाद में उदाहरण की सहायता से उसको समझाता है, बाद में उदाहरणों की सहायता से उसको समझाता है या बाद में उदाहरण देता है। तो कुल मिला के रटवाने की बात हो गई, तो ये विधि हो जाएगी दोस्त अमनोवैज्ञानिक। कैसे हो जाएगी बताओ? अमनोवैज्ञानिक। ये ध्यान रखना। तो आगमन निगमन का छोटा सा एक अपन देखें। अब देखो, एक बार आगमन निगमन में कई शिक्षण सूत्र कई बार पूछ ले जाते हैं, वो मैं आपको याद करवा देता हूं। आगमन और निगमन के शिक्षण सूत्र कई बार पूछ ले जाते हैं। देखो, तो निगमन विधि के करवा देता हूं। क्यों? क्योंकि निगमन विधि का एक तरीका सरल है, फिर मैं उसके माध्यम से आगमन विधि के शिक्षण सूत्र उसके उल्टे हो जाएंगे। सुनो, निगमन विधि के शिक्षण सूत्र कैसे याद करेंगे? देखो, निगमन विधि के शिक्षण सूत्र, ये देखो, आगमन और निगमन दो विधियां ऐसी हैं जहां से एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि शिक्षण सूत्र में से प्रश्न आ जाता है। प्रश्न क्या आ जाता है? शिक्षण सूत्र में से, कि भाई निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र आगमन विधि से संबंधित नहीं है। तो ये शिक्षण सूत्र अगर आपको एकदम कंफर्म ढंग से याद है ना, तो आपके एक प्रश्न निकल जाएगा। सुनो, निगमन विधि की ट्रिक सुन लो। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र, निगमन विधि के शिक्षण सूत्र, एक ट्रिक बता देता हूं, तो उससे निगमन विधि के हो जाएंगे और फिर उनको उल्टा कर देना, वो आगमन विधि के हो जाएंगे। वो किसके हो जाएंगे बताओ? आगमन विधि के। कैसे? सुनो, ट्रिक सुनना। क्या ट्रिक है? सुनना, ट्रिक सुनो। इसकी ट्रिक क्या है? सासू जी को, सासू जी को, सासू जी को नियम से, नियम से प्रणाम करो। सासू जी को नियम से क्या करो? प्रणाम करो। ये इसकी ट्रिक हो गई। सासू जी को नियम से प्रणाम करो, ये निगमन विधि के शिक्षण सूत्रों की ट्रिक है। और इसमें आगे लगा देना ए के। क्या लगा दोगे? ए के। ये हो गए निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। सुनो, अब अपन बात करते हैं कि भाई ये ट्रिक कैसे काम करती है। सुनो, पहला सा, पहला क्या हो गया? सा। तो सा में हो गया सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर। पहला तो क्या हो गया? सामान्य से विशेष की ओर। पहला शिक्षण सूत्र तो ये हो गया। दूसरा देखो, सु, सु का मतलब सूक्ष्म से स्थूल की ओर। निगमन के चल रहे हैं, ध्यान रखना, किसके चल रहे हैं? निगमन के। सु का मतलब सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है सर। क्या? फिर नियम, फिर देखो जी और को साइलेंट है इसमें। फिर नियम, नियम का मतलब नियम से उदाहरण की ओर। किधर? नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है सर। फिर प्रणाम। अब प्रणाम को थोड़ा सा प्रमाण बना लो। प्रणाम को क्या बना लो? प्रमाण। यानी प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। किसके सूत्र चल रहे हैं सर? निगमन के। क्या ट्रिक है? सासू जी को नियम से प्रणाम करो, ए के। ठीक है, करो करो, साइलेंट हो गया। अब ए में देखो, एक ए आया, एक ए से बना देंगे, अमूर्त से मूर्त की ओर। क्या हो जाएगा? अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। फिर एक और ए आया, वो हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। बताओ क्या हो जाएगा? अज्ञात से ज्ञात की ओर। और उसके बाद के का मतलब कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर। कठिन से क्या हो जाएगा? सरल की ओर। या इसको कठिन की जगह जटिल शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है, भाई ध्यान रखना, जटिल से सरल की ओर। ये हो गए निगमन के सूत्र। है सर, अभी आगमन के भी याद करो। अरे क्या याद कराएं, इसको उल्टा कर दो सारों को। आगमन में क्या कर दोगे? उल्टा। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र पूछे तो अब ऐसे लिख देंगे, देखो, विशेष से सामान्य की ओर, उल्टा चलेगा आगमन में। अब मैं अलग से बताऊंगा नहीं, यहीं से समझ लो आप। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। उसमें ऐसे चलेगा। आगमन में इसको उल्टे कर लो बस, और क्या। तो देखो, ये प्रश्न अपने हो गया। अब देखिए आगे, अभी दो ही प्रश्न हुए हैं, तो अच्छी तरीके से व्याख्या करेंगे अपन, कर लेंगे, प्रश्न भी हो जाएंगे। देखो, किंडरगार्टन प्रणाली के आधार पे कौन सा कथन असंगत है? सुनो, किंडरगार्टन प्रणाली के आधार पे कौन सा कथन असंगत है? अब देखो, ये इस तरह के कंसेप्चुअल प्रश्न आएंगे। एक्चुअल में हम किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक को याद कर लेते हैं और उसके बाद क्यों देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। कंसेप्ट पे नहीं जाते और फिर इस तरह के प्रश्न आते हैं, वो हमें दुख देते हैं। हमें क्या देते हैं? दुख देते हैं। सुनो इसको, किंडरगार्टन प्रणाली का मतलब ये है कि स्कूल एक गार्डन है, गार्डन है। किंडरगार्टन का मतलब स्कूल एक गार्डन है, गार्डन का मतलब स्कूल एक बच्चा बगीचा है जिसमें बच्चे तो हैं पौधे, बच्चे तो क्या है? पौधे, और शिक्षक है माली। जिस तरह से बच्चे स्वतंत्र रूप से, ये मैंने जब आपको किंडरगार्टन पद्धति बताई थी उस समय बताया था कि जिस तरह से बच्चे जिस तरह से पौधा स्वतंत्र रूप से विकास करता है,
वैसे इस प्रणाली में बच्चों को भी स्वतंत्र रूप से पढ़ने दिया जाता है। उपकरण उनके सामने डाल दिए जाते हैं, वो खुद ही सीखते हैं, करके सीखते हैं। उन उपकरणों की सहायता से वो शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षक बाहर से कुछ भी नहीं थोपता, ध्यान रखना। इसमें शिक्षक कुछ भी नहीं बताएगा उनको। सुनना ध्यान से, क्या बात कह रहा हूं मैं। किंडरगार्टन, पहले मैं थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे देता हूं किंडरगार्टन की। किंडरगार्टन पद्धति, पहली बात तो ये खेल विधियों में शामिल है। मैंने आपको शिक्षण की खेल विधियां पढ़ाई थी, उनमें पढ़ाई थी किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन जो विधि है उसके प्रवर्तक याद रखना भाई, कई बार यहां से भी प्रश्न आ जाता है। तो प्रवर्तक तो ये याद रख लेना दोस्त, कौन? फ्रेडरिक फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल, याद रखना भाई, फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल। ये इसके प्रवर्तक हो जाते हैं दोस्त, ये इसके क्या हो जाते हैं दोस्त? प्रवर्तक हो जाते हैं। इसमें क्या कहा, शिक्षक एक माली है और बच्चे पौधे हैं। जिस प्रकार से पौधा स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, वैसे ही बच्चे को स्वतंत्र रूप से शिक्षण कार्य करने दो, स्वतंत्र रूप से लर्निंग करने दो उसको, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चे के सामने कुछ सामग्री डाल दी जाती है, कुछ चार्ट वार्ट कार्ड वार्ड ये सारे, और बच्चा खुद ही उनकी सहायता से सीखता है। शिक्षक बाहर से कुछ भी चीज उसको नहीं बताएगा, यानी शिक्षक बाहर से कुछ भी नहीं थोपता उस पे। शिक्षक बाहर से कुछ भी नहीं थोपता, अपने आप ही सीखता है बच्चा, बाहर से कुछ भी नहीं थोपता। यानी ऐसे नहीं बताता कि लो संज्ञा की परिभाषा याद कर लो को, और नहीं, अपने आप ही कर रहे हो, बाहर से कुछ भी नहीं थोपता। अब आ जाओ, अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं, अब समझना। और स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, आराम से उनके सामने सामग्री पड़ी हुई है, आराम से सीख रहे हैं। और 5-4 बच्चे, 5-10 बच्चे एक साथ सीख रहे हैं, तो आपस में दोस्ती भी करेंगे आपस में, है ना, इस तरह से। तो सुनो, यह अब मान लो मेरे को यह प्रश्न आता ही नहीं, लेकिन मुझे अगर किंडरगार्टन पद्धति का सामान्य नॉलेज है तो मैं बता सकता हूं। सुनो, यह प्रणाली स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें बच्चों के सामने उपकरण डाल दिए, थे जानो थारो काम जाने, इसका मतलब स्वतंत्र रूप से सीख रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखो, एक बार दूसरे को छोड़ दो, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। एक बात बताओ, अगर बड़ी कक्षाओं के बच्चों के सामने उपकरण डाल दोगे आप, तो दूसरे दिन वो उपकरण ही नहीं मिलेंगे, दूसरे दिन उपकरण मिलेंगे ही नहीं, ये मान लो। तो ये उपकरण वाला सिस्टम किसके सामने चल सकता है? सिर्फ छोटी कक्षाओं। वैसे भी मैंने आपको बताया था बार बार कि जहां चार्ट, ये चार्ट कार्ड, ये इस तरह की चीजें आई ना, तो वो प्राथमिक स्तर वाले बच्चों के लिए उपयोगी होगी, जहां इस तरह के उपकरण हो तो वो, ठीक है। यह प्रणाली सामाजिक सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। सारे के सारे बच्चे एक साथ, उनके सामने सामान पड़ा है और सारे बच्चे वहां बैठ के सीख रहे हैं, तो आपस में दोस्ती, है ना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे से समझना, इस तरह की चीजें होंगी, तो सामाजिकता उनमें आएगी, सामाजिकता उनमें आएगी। अब सुनो, यह प्रणाली ज्ञान को बाहर से अंदर देने के सिद्धांत पर कार्य करती है। बाहर से अंदर देने का मतलब है शिक्षक हमें बाहर से कुछ बताए और हम उसको ग्रहण करें, वो होता है बाहर से अंदर देना। बताओ ऐसा कुछ होता है क्या? मैंने पहले बता दिया, शिक्षक इसमें बाहर से कुछ भी थोपता नहीं है। इसका मतलब जो कुछ भी अंदर से निकल के आ रहा है, उनके उनके सामने उपकरण पड़े हैं और जो कुछ भी वो सीख रहे हैं वो उनके दिमाग की उपज है। इसमें आप यूं कह सकते हो, अगर ये होता ना अंदर से बाहर, क्या कहते हैं कि ज्ञान इसमें कहां जाता है, अंदर से बाहर आता है, यानी बच्चों के अंदर से ज्ञान निकलता है। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि किंडरगार्टन पद्धति में ज्ञान किधर निकलता है, बच्चों के मस्तिष्क से या अंदर से बाहर की तरफ आता है, बाहर से अंदर नहीं आता। क्योंकि शिक्षक बाहर से अंदर का मतलब शिक्षक हमें कुछ बताए, हम उसको ग्रहण करें, वो होता है। तो दोस्त इसमें यही कथन क्या हो गया बताओ? गलत हो गया, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे, तो अब किंडरगार्टन पद्धति के बारे में नॉर्मल चीजें आपको पता चल गई। बेसिक शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? ये भी एक तरह से वैसे खेल विधि या करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित विधि है, बहुत महत्वपूर्ण है। बुनियादी शिक्षण प्रणाली भी इसका नाम आता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली को क्या कहते हैं? ये नाम भी आ सकता है आपके, बुनियादी शिक्षा प्रणाली, बुनियादी शिक्षा प्रणाली। अब देखो, पहली बात तो सुन लो कि अपने भारत की देन है महात्मा गांधी की। बुनियादी शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? महात्मा गांधी की। सुनो क्या कहते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की देन है। इसको नई तालीम, सुनना, इस बेसिक शिक्षा प्रणाली को बुनियादी शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं, साथ में नई तालीम, क्या कहते हैं? नई तालीम, यानी नए प्रकार से शिक्षा, नए प्रकार से शिक्षा, और वर्धा शिक्षा भी कहते हैं, या वर्धा प्रणाली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नई तालीम? का मतलब इसमें सिर्फ ज्ञान की बात नहीं होती,
कौशल की भी बात होती है। कैसे होती है अभी मैं समझाऊंगा। तो इसे नई तालीम या वर्धा प्रणाली, क्या सर वर्धा प्रणाली क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्धा में एक सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, उसमें गांधी जी ने इसका विचार दिया था, इसलिए इसको वर्धा प्रणाली कहते हैं, जिस सम्मेलन के अध्यक्ष जाकिर हुसैन थे। यहां तक भी बोलो अपन कर सकते हैं। सुनो क्यों कहते हैं वर्धा प्रणाली? क्योंकि क्योंकि वर्धा में हुए वर्धा में वर्धा में अखिल भारतीय अखिल भारतीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में इसकी बात हुई थी। शिक्षा सम्मेलन में इसकी बात हुई, में इसकी क्या हुई बताओ? बात हुई, इसलिए इसे वर्धा प्रणाली कहते हैं। और ये जो सम्मेलन था इसके अध्यक्ष जाकिर हुसैन थे, ध्यान रखना महात्मा गांधी नहीं थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? जाकिर हुसैन। तो वहां पर इसकी बात हुई। सुनो, बुनियादी शिक्षा प्रणाली में दो चीजें याद रखना। बुनियादी शिक्षा प्रणाली नाम आ जाए आपसे कंसेप्चुअल प्रश्न भी बना सकता है। दो चीजें याद रखना। पहली बात तो इसमें मातृभाषा में शिक्षण पर जोर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मातृभाषा में शिक्षा दो। यानी छोटे बच्चों को शिक्षा ये कहती है कि 1 से 8 तक के बच्चों को आप मातृभाषा में शिक्षा दो। मातृभाषा में क्या दो बताओ? शिक्षा दो। और दूसरा इसमें शिल्प की शिक्षा की बात की जाती है। शिल्प यानी हाथ का काम भी बच्चों को सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लें और उनको नौकरी नहीं मिली तो वो कुछ कर ही नहीं सके। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, मातृभाषा में शिक्षा और शिल्प की शिक्षा। और शिल्प की शिक्षा दी जाती है इसलिए करके सीखने के सिद्धांत पर है ये विधि। कौन से सिद्धांत पर है बताओ? करके सीखने पर आधारित है। क्योंकि शिल्प में तो करके ही सीखेगा, ऐसे ज्ञान देने से तो काम चलेगा ही नहीं। तो ये इतनी चीजें देखो आप ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली या बेसिक शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? महात्मा गांधी की। कक्षा पूछ ले कौन सी कक्षाओं में, तो देखो बेसिक, बेसिक का मतलब आधारभूत जो कक्षाएं होती हैं 1 से 8। कौन सी कक्षाएं? 1 से 8। अब देखो आगे, द्वितीय भाषा शिक्षण की, द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं आधारित होती हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की स्वयं शिक्षण मालाएं कौन सी विधि पर आधारित होती है? यह प्रश्न आपके रीट में आया हुआ है दोस्तों। सुनो, एक्चुअल में ये स्वयं शिक्षण मालाएं होती क्या है? छोटी छोटी किताबें होती है। देखो ये छोटी सी किताब होती है, छोटी सी किताब होती है जिसमें द्वितीय भाषा का व्याकरण, द्वितीय भाषा का व्याकरण होता है। क्या होता है बताओ? इसमें द्वितीय भाषा का व्याकरण होता है। द्वितीय भाषा के व्याकरणिक नियम होते हैं। यानी आपको कोई सेकेंडरी लैंग्वेज, सबसे पहले तो द्वितीय भाषा का मतलब ये है कि हमें कोई एक भाषा आती है, जैसे हमें हिंदी आती है और हमें इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश हमारी द्वितीय भाषा हो गई। अब हमें इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखनी है तो छोटी छोटी स्वयं शिक्षण मालाएं होती है, उसमें इंग्लिश का व्याकरण होगा, लेकिन कौन सी भाषा में? हमारी मातृभाषा में। तो इसमें द्वितीय भाषा का व्याकरण है वो किस में होता है? मातृभाषा में होता है। मातृभाषा में उसको समझाया होता है। ये स्वयं शिक्षण वालाएं होती है, आप खुद ही इसमें सेकेंडरी लैंग्वेज सीख सकते हो मातृभाषा की सहायता से। तो एक्चुअल में ये कौन सी विधि पर आधारित होती है? उस विधि का भी कंसेप्ट हो जाएगा। यानी एक ऐसी विधि है जिसमें द्वितीय भाषा को मातृभाषा की सहायता से समझाया जाता है। द्वितीय भाषा के शिक्षण में यदि मातृभाषा का प्रयोग करते हुए सिखाया जाए तो वो विधि, वो यहाँ पे आ जाएगी। वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो सुनो, वो हो जाती है व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी हो जाती है बताओ? व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है? इसमें द्वितीय भाषा सिखानी है आपको, मान लो इंग्लिश सिखानी है तो मातृभाषा की सहायता से सिखाई जाएगी। किसकी सहायता से सिखाई जाएगी? मातृभाषा की सहायता से। यानी द्वितीय भाषा का व्याकरण हमें मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाएगा। जैसे मान लो हमें इंग्लिश सिखाता है कोई टीचर, तो बताओ क्या वो पूरा इंग्लिश में पढ़ाता है क्या? वो हमें इंग्लिश के जो नियम है, टेंसों के नियम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम है, एक्टिव पैसिव के नियम है, क्या वो हमें मातृभाषा में नहीं समझाता क्या? तो कहने का मतलब मातृभाषा की सहायता से इसमें द्वितीय भाषा सीखी जाती है। हम क्या कह सकते हैं कि इसमें मातृभाषा की सहायता से, मातृभाषा की सहायता से द्वितीय भाषा सीखी जाती है। मातृभाषा की सहायता से द्वितीय भाषा सीखी जाती है। इसमें क्या होगा? शिक्षक जो द्वितीय भाषा का व्याकरण सिखाएगा वो मातृभाषा में सिखाएगा, मातृभाषा का प्रयोग करते हुए सिखाएगा। यानी इसमें द्वितीय भाषा का व्याकरण, इसमें द्वितीय भाषा का व्याकरण
मातृभाषा का प्रयोग करते हुए सिखाएगा, मातृभाषा का प्रयोग करते हुए सिखाएगा। तो आपसे पूछ ले ऐसी द्वितीय भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा मेन भूमिका अदा करती है, तो वो कौन सी है? आपके व्याकरण अनुवाद विधि। ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकते हैं कि व्याकरण अनुवाद विधि किसने दी, तो ध्यान रखना रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने दी। ये विधि किसने दी थी? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने। और इसीलिए इसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि को क्या कहा जाता है? भंडारकर विधि। देखो वैसे मोटी मोटी तो बता देती है, डिटेल से अपने ऐप पर पूरी पढ़ा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मातृभाषा का सहायक, मातृभाषा की सहायता से द्वितीय भाषा सिखाई जाएगी। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें द्वितीय भाषा शिक्षण में हमारी जो मातृभाषा है वो केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें जो मातृभाषा है वो केंद्रीय भूमिका में रहती है, ये ध्यान रखना। तो इसमें द्वितीय भाषा शिक्षण यानी सीख तो रहे हैं, सीख है तो द्वितीय भाषा शिक्षण की, विधि तो किसकी है? द्वितीय भाषा शिक्षण की, लेकिन इसमें केंद्रीय भूमिका में कौन रहती है? मातृभाषा रहती है। इसमें द्वितीय भाषा शिक्षण में, द्वितीय भाषा शिक्षण में दोनों चीजों को अलग अलग याद रखना। द्वितीय भाषा शिक्षण में मातृभाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है, मातृभाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। ये ध्यान रखना भाई। तो क्या ध्यान रखना है? ऐसे पूछ ले व्याकरण अनुवाद विधि किसकी है, तो ध्यान रखना द्वितीय भाषा शिक्षण की है। लेकिन इस द्वितीय भाषा सिखाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? मातृभाषा का, यानी इसमें केंद्रीय भूमिका मातृभाषा निभाती है। सीखते द्वितीय भाषा है लेकिन उसको सीखने में केंद्रीय भूमिका कौन निभाती है? मातृभाषा। ये प्रश्न आया हुआ है, गलत कर दिया था लोगों ने, तो ध्यान रखना। तो इसी पे इस तरह की छोटी छोटी किताबें बना दी जाती है मातृभाषा में। इसमें क्या होता है? द्वितीय भाषा का व्याकरण मातृभाषा में लिखा हुआ होता है। जैसे इस तरह से लिखा होता है, मान लो आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में इस तरह से लिखा होता है, टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इस तरह से। तो व्याकरण किसमें लिखा होता है तो इंग्लिश का, लेकिन किसमें लिखा हुआ है? मातृभाषा में लिखा हुआ है। तो व्याकरण एवं अनुवाद विधि पर, तो ये छोटी छोटी किताबें होती है स्वयं शिक्षण मालाएं, जो कि व्याकरण अनुवाद विधि पर आधारित होती है, जिनसे बच्चा खुद भी द्वितीय भाषा सीख सकता है और इसी विधि के कंसेप्ट पर आधारित होती है। ये ध्यान रखना। किसने दी थी? भंडारकर ने, इसलिए इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेवे, प्लेवे, प्लेवे को एक तरह से यूं कह सकते हैं खेलने का तरीका या खेल विधि। प्लेवे को हिंदी में क्या कह सकते हैं? खेल विधि। तो इस पुस्तक के लेखक वही महोदय होंगे जिन्होंने खेल विधि दी। जिन्होंने क्या दी? खेल विधि। अब मैं आपसे पूछ लूं भाई खेल विधि किसने दी बताओ, ये बता दो, तो उसका भी उत्तर आ जाएगा। खेल विधि किसने दी तो सुन लेना, ध्यान रखना, हेनरी, हेनरी कोल्डवेल कुक, कोल्डवेल कुक, कोल्डवेल कुक। अरे खेलने के बाद क्या करना पड़ता है? कुकिंग करनी पड़ेगी। खेलने के बाद क्या करना पड़ेगा बताओ? कुकिंग तो करनी पड़ेगी। ऐसे याद रख सकते हो इसको आप कि भाई खेल के चले गए, खेलने के बाद आपको खाना तो चाहिए, तो खाना चाहिए, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? कुकिंग। तो हेनरी कोल्डवेल कुक ये खेल विधि के प्रवर्तक है और इन्हीं की पुस्तक है एक प्लेवे। प्ले का मतलब भी खेल, यानी एक तरह से प्लेवे का हिंदी में नाम करें तो खेल विधि हो गया। तो हेनरी कोल्डवेल की पुस्तक है और उसी में इन्होंने खेल विधि दी। खेल विधि का मतलब है खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दो। खेल खेल का मतलब क्या हुआ सर? उन्हें क्रिकेट के ग्राउंड पर ले जाएं और वहां पे बोर्ड बार्ड ले जाएं और वहां पे शिक्षा दें? नहीं, उनको ऐसे खेल ही खिलाओ, यानी शिक्षण भी ऐसे दो कि शिक्षा के खेल खिलाओ उनको। शिक्षा के खेलों के माध्यम से शिक्षा दो। खेल खिलाओ कौन से? शिक्षा से संबंधित, जैसे अंत्याक्षरी हो गई, पहेली हो गई, है ना, वर्णों के खेल हो गए, शब्दों के खेल हो गए, वाक्यों के खेल हो गए, इस तरह के खेल खिलाओ। यानी हेनरी कोल्डवेल को खेल विधि में सीधा सीधा ये कहते हैं कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दो, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दो। सर खेल खेल में शिक्षा कैसे दें? क्रिकेट खिला दें क्या पूरे दिन? वॉलीबॉल खिला दें क्या? नहीं, शिक्षण से संबंधित खेल, यानी शिक्षा से संबंधित खेल खिलाओ उनको। क्या खिलाओ? शिक्षा से संबंधित खेल खिलाकर शिक्षा दो। शिक्षा से संबंधित खेल खिलाकर शिक्षा दो। शिक्षा से संबंधित खेल खिलाकर शिक्षा दो। जैसे जैसे देखो अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी एक प्रकार का खेल है लेकिन उसमें बच्चा सीख भी रहा है, मीनिंग भी याद हो रही है उसकी। जैसे पहेली, जैसे वाद विवाद, वाद विवाद, जैसे वर्णों के खेल, वर्णों के खेल, छोटे बच्चों को वर्णों के खेल खिला सकते हो कि भाई एक आपने क्या किया, एक पूरे कमरे में कैखा गड़ा के चार्ट हैं, फिर बोलोगे कि
कैका चार्ट कौन लेके लाता है, जगह ढूंढो इस चार्ट इनमें से कैका चार्ट सबसे पहले कौन ढूंढता है, ये खेल हो गया। वर्णों के खेल, शब्दों के खेल, ये इस तरह के वाक्यों के खेल ये हो सकते हैं। इस तरह के खेल खिला दो। तो कुक साहब कौन, कुक महोदय, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, कुक महोदय। अब देखो आगे, भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया था, मैंने किंडरगार्टन विधि बताई थी। किंडरगार्टन विधि में मैंने क्या बताया था, फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल। फिर से बता देता हूं, किंडरगार्टन विधि किसने दी थी बताओ, किंडरगार्टन विधि। ये प्रश्न आया हुआ है भाई 3rd ग्रेड में, ध्यान रखना, रीट में आया हुआ है, सुनना ध्यान से। किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल ने, फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल ने। फिर से नाम आ जाए ताकि आपको याद हो जाए ढंग से, इसलिए फिर से बता रहा हूं। अब इसमें क्या होता है, कुछ उपकरण होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं और वो उपकरण बच्चे के सामने डाल दिए जाते हैं और बच्चा अपने आप ही सीखता है। तो कुल मिला के इसमें जो उपकरण होते हैं ना, उपकरण कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो लकड़ी की गेंद, मैथ के लिए बात करें तो लकड़ी की गेंद, घन, शंकु, इस तरह से चार्ट, कार्ड, ये सब चीजें होंगी इसमें। तो ये जो उपकरण होते हैं, इसके उपकरणों का एक विशेष नाम होता है और एक बक्से में होते हैं। सारे के सारे उपकरण किसमें होते हैं, बक्से में। इन उपकरणों को उपहार या व्यवसाय कहा जाता है। इन उपकरणों को क्या कहा जाता है, उपहार या व्यवसाय। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि किंडरगार्टन विधि में जो उपकरण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपहार या व्यवसाय। और वो उपकरण सभी एक बॉक्स में बंद होते हैं मेरे दोस्त। ये सारे के सारे उपकरण एक बॉक्स में बंद होते हैं, जिसे कहेंगे किंडरगार्टन बॉक्स। क्या कहेंगे बताओ, किंडरगार्टन बॉक्स। अब अपने भारत वालों ने भी कहा कि भाई क्यों, हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे किंडरगार्टन बॉक्स, तो हमारे को भी आ गया समझ में, तो हम भी बनाएंगे। तो ये कार्य पंडित देवी दत्त ने किया। किसने किया, सबसे पहले पंडित देवी दत्त ने। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सुनो अब आगे देखो, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। सुनो, भाषा शिक्षण का एक आप सुन लो सारे बात। भाषा शिक्षण के सारे सिद्धांत वही चलेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाषा शिक्षण के सूत्र बताओ। सुनो, भाषा शिक्षण के सूत्र इधर में लिख लेता हूं। भाषा शिक्षण के सूत्र, भाषा शिक्षण के सूत्र, भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र तो वो याद कर लो जो आगमन के हैं। सारे के सारे सूत्र वो काम आ जाएंगे। उसके अलावा एक तो आगमन वाले सूत्र, निगमन वाले नहीं, आगमन वाले। यानी निगमन का देखो हमने सूत्र कौन से याद किए थे, सुनो, निगमन के हमने सूत्र याद किए थे, सासू जी को नियम से प्रणाम करो। क्या कहा था, सासू जी को नियम से प्रणाम करो, ये हमने कहा था, सासू जी को नियम से प्रणाम करो। और आगे लिखा था ए के। ये किसके सूत्र बताए थे बताओ, निगमन के। अब आगमन में इसका उल्टा कर दो, आगमन में क्या कर दो, उल्टा। तो भाषा शिक्षण के सूत्र आप ध्यान रखना, एक तो आगमन वाले सारे सूत्र, और उसके अलावा एक दो सूत्र और बताऊंगा, वो याद रख लेना। ये भाषा शिक्षण के सूत्र हैं, आपके प्रश्न आ सकता है, क्योंकि आगमन निगमन के सूत्र हम याद कर लेते हैं लेकिन भाषा शिक्षण के सूत्रों में अटक जाते हैं। तो देखो, सा का मतलब सामान्य से विशेष की ओर, किसका है, निगमन का। तो हमें तो आगमन का चाहिए, तो आगमन में क्या कहेंगे, विशेष से सामान्य। क्या कह देंगे बोलो, विशेष से सामान्य। पहला सूत्र हो गया आगमन का, और शिक्षण सूत्र भी हो गया, शिक्षण सूत्र भी हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। निगमन का है, अपने को आगमन का चाहिए, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या हो जाएगा बोलो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, दूसरा सूत्र। तीसरा कौन सा हो गया, ये आगमन के सूत्र है, और यही भाषा शिक्षण के भी सूत्र है। इनमें एक दो और ऐड कर देना। फिर नियम, नियम से उदाहरण की ओर, तो इधर हो जाएगा उदाहरण से नियम की ओर। वो तो निगमन का है ना भाई, तो अपन किसका करेंगे, अपने को किसका करना है, आगमन का, उदाहरण से नियम की ओर। चौथा देखो, चौथा प्रणाम, प्रणाम का मतलब प्रमाण, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, तो अपन कह देंगे प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ठीक है सर। उसके बाद देखो पांचवा, पांचवा हो जाएगा ए का मतलब अमूर्त से मूर्त। क्या हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त, ठीक है। फिर छठा क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात। सॉरी, वो तो निगमन की है, तो अपन उल्टा करेंगे, मूर्त से अमूर्त। अपन क्या कह देंगे, मूर्त से अमूर्त, और ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, ठीक है सर। फिर के का मतलब कठिन से सरल, कठिन से सरल, तो अपन कह देंगे सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर।
ये आगमन का हो गया। तो 7 सूत्र तो ये हो गए, 7 सूत्र तो क्या हो गए बताओ, ये हो गए आगमन के। इसके अलावा एक और याद रख लेना, पूर्ण से अंश की ओर, ये याद रख लेना, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। नौवां एक याद रखना, आगमन से निगमन की ओर, क्या याद रखोगे, आगमन से निगमन की ओर। ये भाषा शिक्षण के सूत्र हैं सारे, जिनमें आगमन के सूत्र भी शामिल है, और 2-3 और याद रख लेंगे, आगमन से निगमन की ओर। और 10वां क्या हो जाएगा, 10वां याद रखना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये लो, ये भाषा शिक्षण के सूत्र है। क्या आगमन वाले आ जाएंगे सर सारे, तो देखो उसमें क्या था, सा का मतलब सामान्य से विशेष की ओर, तो आगमन का क्या हो जाएगा, विशेष से सामान्य की ओर, क्यों, क्योंकि वो सूत्र तो निगमन का है ना, तो उसका उल्टा कर दिया। ये 7 तो ये हो गए, फिर एक याद रखना, पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आ जाओ देखते हैं अब ये क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन कौन सा, यानी सही सूत्र कौन सा है। तो देखो पहला, भाषा शिक्षण के लिए अमूर्त से मूर्त, बोलो ये सूत्र तो सर निगमन का है, ये सूत्र तो कौन सी विधि का है बताओ, निगमन का। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मैंने क्या कहा, आगमन के सूत्र प्लस में 2-3 सूत्र और, ठीक है। फिर भाषा शिक्षण में जटिल से सरल है, बोलो ये सूत्र भी किसका है सर, निगमन का, ए के निगमन का, ये भी नहीं चलेगा। भाषा शिक्षण में खंड से पूर्ण, नहीं, मैंने बताया पूर्ण से अंश, देखो मैंने क्या बताया है, पूर्ण से अंश ये आएगा, तो ये भी नहीं चलेगा, ये चल जाएगा आगमन से निगमन। क्या चल जाएगा, आगमन से निगमन। देखो मैंने बताया अभी, सुनना ध्यान से, ये सूत्र के बाद में एक हो जाएगा पूर्ण से अंश की और आगमन से निगमन की और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे 8 प्रश्न हो गए, उसके बाद देखते हैं आज कितने एक होते हैं। मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, याद करवा चुका हूं। आयु हो सकता है वहां पे शायद नहीं बताई, आयु याद रखना 3 से 6, देखता हूं वहां पर आयु बताई है क्या, अपन ने बात करी है बिल्कुल। ये देखो ये मोंटेसरी विधि जब मैंने बताई है तो उस समय पहली बात यही लिखेगी 3 से 6 वर्ष। कितने वर्ष बताओ, 3 से 6 वर्ष, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी सर। क्यों, क्योंकि इसमें उभरे हुए अक्षरों पे हाथ ऊत फिरवाएंगे, तो हाथ ऊत फिरवाएंगे तो छोटे बच्चे चलेंगे यहाँ पे, और वो भी कौन से, 3 से 6, 3 से 6 प्री प्राइमरी, आप यूं कह सकते हैं प्री प्राइमरी वाले मोंटेसरी। बताओ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, देखो प्रश्न में भी है, प्रश्न में क्या कह रहा है, मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा, प्रश्न में भी दी है वो चीज, तो ये चीज सोच लो ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है, ये आपके प्रश्न बन सकता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा। उसके बाद देखो मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित और संगत विधि है। अब इसने यूं नहीं पूछा कि मातृभाषा शिक्षण की कौन सी विधि है, नहीं, प्रश्न को समझो। देखो शिक्षण विधियों में 1-2 प्रश्न तो हम ऐसे ही गलत कर जाते हैं कि हम उस प्रश्न को समझते ही नहीं है, हम उस प्रश्न को समझते ही नहीं है, तो उस प्रश्न को समझो प्यारे दोस्त। ये क्या कह रहा है, ये ऐसे नहीं पूछ रहा है कि मातृभाषा शिक्षण की कौन सी विधि है या कौन सी नहीं है, नहीं, ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सी, सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सी होगी। तो देखो प्रयोगशाला विधि, बताओ प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला विधि काम में तो लेते हैं लेकिन कम लेते हैं। मेरे को एक बात बताओ, आपने कभी भाषा प्रयोगशाला में, ये प्रयोगशाला विधि यहाँ पे भाषा प्रयोगशाला की बात कर रहा है, मैं बता दूं आपको, प्रयोगशाला विधि का मतलब यहाँ भाषा प्रयोगशाला विधि की बात है। एक बात बताओ, आप में से कितने जनों ने भाषा प्रयोगशाला से भाषा सीखी है, कि सर कभी जीवन में देखी नहीं, इसका मतलब इसका प्रचलन कम होता है, और हमें कौन सी निकालनी है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। व्याकरण विधि, व्याकरण विधि भी प्रचलित नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि छोटे बच्चों के तो व्याकरण चलता ही नहीं, तो अपने को तो ओवरऑल सारी बात करनी है। प्रोजेक्ट विधि वैसे साइंस और गणित जैसे सब्जेक्टों के लिए है, और अगर बाई चांस मातृभाषा शिक्षण में इसको अपनाते भी हैं 1%, तो हमने तो सर इसको देखा नहीं कभी, इसका मतलब ये भी प्रचलित नहीं है। अनुकरण विधि का सर इसका खूब सुना है, स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे है ना पहाड़े भी, एक बच्चा बोलता है फिर उसको सुन सुन के बोलते हैं, ये हमने खूब देखी यार, हम खुद भी हमने इस विधि का प्रयोग बहुत ज्यादा किया है, तो सीधा सीधा उत्तर निकल के आ गया अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, ऐसे मान लो अनुकरण का मतलब नकल या पीछे पीछे बोलना। अनुकरण का मतलब क्या हुआ, नकल करना या पीछे पीछे बोलना, नकल करना या पीछे पीछे बोलना। पीछे बोलना या पीछे लिखना, लिखना भी आ सकता है इसमें, पीछे बोलना या लिखना। तो अनुकरण का मतलब जैसे मैंने बोला, मैं बोल रहा हूं 2 एकम 2, तो बच्चे बोल रहे हैं 2 एकम 2, वो अनुकरण हो गया, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा अनुकरण कर रहे हैं, और अनुकरण करते करते सीख रहे हैं। अनुकरण 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, अनुकरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो लेखन अनुकरण, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आता है कई बार। एक तो क्या हो जाएगा, लेखन अनुकरण,
एक तो क्या हो जाएगा दोस्त, लेखन अनुकरण, यानी अनुकरण करके लिखना सीखना। लेखन अनुकरण का मतलब है अनुकरण करके आप लिखना सीख रहे हो, यानी अनुकरण करके लिखना। लेखन अनुकरण का मतलब अनुकरण करके लिखना। अनुकरण करके क्या करना बताओ, लिखना। ठीक है सर। दूसरा हो जाएगा उच्चारण अनुकरण। दूसरा कौन सा हो जाएगा बताओ, उच्चारण अनुकरण। उच्चारण अनुकरण, उच्चारण अनुकरण का मतलब है कि अनुकरण करते हुए बोलना या उच्चारण करना। अनुकरण करते हुए उच्चारण करना, अनुकरण करके बोलना या अनुकरण करके उच्चारण करना। एक होता है रचना अनुकरण। रचना अनुकरण, अब देखो, लेखन अनुकरण का मतलब बच्चे अनुकरण करके लिखना सीख रहे हैं। अनुकरण करके लिखना सीख रहे हैं, यानी शिक्षक ने लिखवाया, फिर बच्चे उसके पीछे पीछे लिख रहे हैं, वो हो गया लेखन अनुकरण। ये दो तरह से हो सकता है, दो तरह से होता है। देखो, लेखन अनुकरण दो तरह से होता है। एक तो रूपरेखा अनुकरण, एक तो कौन सा होता है बताओ, एक तो होता है रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण, और एक होता है स्वतंत्र अनुकरण। एक होता है स्वतंत्र अनुकरण। अब ये क्या होते हैं सर, तो लेखन अनुकरण कितने प्रकार का हो गया, ध्यान रखना, दो प्रकार का। एक उच्चारण, वैसे तीन प्रकार के हो गए देखो अनुकरण, लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। लेखन अनुकरण का मतलब अनुकरण करके बच्चा लिखना सीखेगा। अब इसमें दो तरह से हो सकता है। एक तो रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब शिक्षक बच्चे को ऐसे रूपरेखा बना देगा, पूरा अक्षर नहीं लिख के दे रहा, ऐसे रूपरेखा बना रहा है। ऐसी किताबें भी आती है, ध्यान रखना। अब बच्चे को कहेगा इस पे लाइन फेर तू, इस पे लाइन फेर, ये हो गया रूपरेखा अनुकरण। ये क्या हो गया, रूपरेखा अनुकरण। एक होता है स्वतंत्र अनुकरण में बच्चा स्लेट लेके आया मान लो शिक्षक के सामने, तो शिक्षक ने उसको क्या लिख दिया, अब बच्चा इस पूरी में क्या क्या लिखेगा, वो हो गया स्वतंत्र अनुकरण। क्या हो गया, स्वतंत्र अनुकरण। तो लेखन अनुकरण दो प्रकार के, रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण। फिर उच्चारण अनुकरण में बोलते हैं बच्चे। रचना अनुकरण में क्या होगा, रचना का मतलब अनुकरण के द्वारा रचना सिखाना, निबंध लिखना सिखाना, लेख लिखना सिखाना, प्रार्थना पत्र लिखना सिखाना। तो इसमें क्या होता है, किसी एक विषय पर रचना सिखा देता है, या कोई एक रचना टीचर सिखा देता है, फिर इससे मिलते जुलते विषय पर बच्चे से रचना करवाता है। जैसे मान लो शिक्षक ने अपने को भैंस का निबंध बता दिया, शिक्षक ने क्या कह दिया, भैंस का निबंध लिखना सिखा दिया कि भाई भैंस के चार टांग होती है, एक पूंछ होती है, दो कान होते हैं, दो सींग होते हैं, चार थन होते हैं, ये भैंस का निबंध। फिर कहा अब गाय का लिखो, अब क्या लिखो, गाय का। या होली का निबंध बता दिया, फिर दीपावली का लिखाया, वो होता है रचना अनुकरण। यानी शिक्षक ने एक रचना बता दी हमको, निबंध या लेख, रचना का मतलब निबंध हुआ, लेख हुआ, प्रार्थना पत्र हुआ, ये तो ये हमें बता दी, और फिर उसके समान दूसरी रचना हमसे करवाएगा इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक एक रचना, इसमें शिक्षक एक रचना समझा देता है, इसमें शिक्षक एक रचना समझाता है, एक रचना समझाता है, तथा उससे मिलती जुलती रचना करवाता है, तथा उससे मिलती जुलती रचना विद्यार्थियों से करवाता है, तथा उससे मिलती जुलती रचना करवाता है, विद्यार्थियों से करवाएगा, रचना करवाता है। किससे करवाता है, विद्यार्थियों से। ध्यान रखना, किससे करवाएगा, विद्यार्थियों से। जैसे इसका उदाहरण, आप रचना अनुकरण का उदाहरण ये समझ सकते हो कि होली का निबंध लिखवाकर दीपावली का निबंध लिखवाना, होली का निबंध समझाकर दीपावली का निबंध लिखवाना, होली का निबंध समझाकर समझाकर दीपावली का निबंध लिखवाना, दीपावली का निबंध लिखवाना। ये ध्यान रखना। ये हो गया भाई, 10 प्रश्न हुए हैं। पहली क्लास है, देखो थोड़ी सी अपन, है ना। किस भाषा विशेषज्ञ ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में ज्ञानात्मक युक्तियों, शब्दार्थ और भाषा के संदर्भ पक्ष पर अधिक बल दिया है? तो ये कहता है, देखो ये चोमस्की महोदय है। कौन है, चोमस्की महोदय। चोमस्की महोदय क्या कहते हैं कि आप कहते हो अनुकरण से सीखता है बच्चा, अनुकरण से सीखता है, नहीं। बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो ज्ञानात्मक युक्तियों, शब्दार्थ, भाषा के संदर्भ, इनके प्रति एक विशेष क्षमता होती है बच्चे के मस्तिष्क में, जिसके कारण वो सीखता है। ये क्या कहता है कि बच्चा सिर्फ अनुकरण से नहीं सीखता। चोमस्की महोदय क्या कहते हैं, बच्चा केवल अनुकरण से नहीं सीखता, केवल अनुकरण से नहीं सीखता। अनुकरण से सीखता जब तो कुछ भी सीख जाता हो, अनुकरण से नहीं सीखता, नहीं सीखता, बल्कि बल्कि उसके मस्तिष्क में, बल्कि उसके मस्तिष्क में, उसके मस्तिष्क में ये जो भाषा, ज्ञानात्मक युक्ति, शब्दार्थ, भाषा संदर्भ, ये सीखने की एक क्षमता होती है। बल्कि उसके मस्तिष्क में ज्ञानात्मक युक्ति, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया उसने। देखो क्या कहा, ज्ञानात्मक युक्तियां, ज्ञानात्मक युक्तियां और शब्दार्थ, शब्दार्थ और भाषा संदर्भ पक्ष, भाषा संदर्भ
भाषा संदर्भ सीखने की क्षमता होती है। भाषा संदर्भ सीखने की क्या होती है दोस्त? क्षमता होती है। ये कहते हैं चौमस की, यानी अनुकरण का विरोध करते हैं। एक तरह से कहते हैं कि सिर्फ अनुकरण से ही थोड़ी हो रहा है सब कुछ, उसके मस्तिष्क में कैपेसिटी है। अनुकरण से सीखे तो फिर सारे बराबर सीखेंगे, सारे बराबर क्यों नहीं सीख रहे? तो उसके मस्तिष्क की कैपेसिटी है, ज्ञानात्मक युक्तियों की, शब्दार्थ की, भाषा संदर्भ पक्ष सीखने की एक अलग क्षमता होती है हर बच्चे की। अब देखो आगे, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? देखो बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनो, अपने एक हर्बर्ट साहब है। कौन है? हर्बर्ट साहब। और हर्बर्ट साहब क्या कहते हैं? हर्बर्ट, आपने नाम सुना होगा, जो फ्रेडरिक जॉन हर्बर्ट, जे जे एफ हर्बर्ट इनका नाम है ना, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। तो हर्बर्ट ने पंचपदीय, हर्बर्ट ने पंचपदीय योजना, जो कि दैनिक पाठ योजना है, क्या है? दैनिक पाठ योजना, ये दी, दैनिक पाठ योजना दी हर्बर्ट ने बताया। दैनिक पाठ योजना के 5 चरण हर्बर्ट ने बताए। हालांकि हर्बर्ट ने खुद ने तो 4 ही बताए थे, लेकिन उसके शिष्य जिलर और सिलर ने बाद में प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, जो स्पष्ट था, जो पहला चरण था, उसकी विस्तार से चर्चा मैंने ऐप पे कर दी। फिलहाल अपन थोड़ी सी बात ही करेंगे इस पे। तो उसका जो शिष्य था जिलर और सिलर, उसने उसके जो पहला चरण था स्पष्ट था, उसको प्रस्तुतिकरण, है ना, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में विभाजित कर दिया। इस तरह से उसके 5 चरण हो गए। तो उसमें देखो, इसकी ट्रिक याद रखना, हर्बर्ट की पंचपदीय योजना में आपको ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पद हर्बर्ट की पंचपदीय योजना में नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि हर्बर्ट की जो दैनिक पाठ योजना उसमें 5 चरण है। कौन कौन से? भाई पंचपदीय है, इसका मतलब कितने चरण होंगे दोस्त? 5 चरण होंगे सर। कितने होंगे? 5। 5 चरणों की ट्रिक याद रख लेना, पीपीटीएसपी। क्या याद रखोगे? पीपीटीएसपी। क्या याद रखोगे? पीपीटीएसपी। कैसे? देखो, पहला चरण याद रखना, पी का मतलब प्रस्तावना, पी का मतलब प्रस्तावना, ठीक है। दूसरा प्रस्तुतिकरण, दूसरा क्या है? प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। तीसरा टी का मतलब तुलना, हालांकि इनके अन्य नाम भी होते हैं जिनकी चर्चा अपन ने कर ली है, तुलना, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे है सामान्यीकरण। चौथा क्या है? सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। और पांचवा आपके हो जाता है प्रयोग। क्या हो जाता है? प्रयोग। ये ध्यान रखना। तुलना का नाम संबंधता है, ध्यान रखना। अन्य नाम भी बता ही देता हूं मैं, फिर आपको होगी सर बताई क्यों नहीं। तुलना का नाम संबंधता, मूल नाम जो है वो संबंधता ही दिया था। हर्बर्ट ने मूल नाम क्या दिया था? संबंधता। फिर सामान्यीकरण जो है, सामान्यीकरण सामान्यीकरण और प्रयोग। सामान्यीकरण का नाम है व्यवस्था, सामान्यीकरण का नाम क्या है? व्यवस्था। और जो प्रयोग, जो आपने 5वां चरण बताया प्रयोग, उसका अन्य नाम, हर्बर्ट ने मूल नाम क्या दिया था उसका? विधि। ये 5 चरण है। सुनो, अब इसमें जो प्रस्तावना होती है, हालांकि उसका एक शिष्य हुआ था राइन, हर्बर्ट का एक शिष्य हुआ था राइन। उसने ये कहा कि भाई प्रस्तावना के भी 2 भाग बनाता हूं मैं। तो प्रस्तावना के भी उसने कितने भाग बना दिए? 2 भाग बना दिए। प्रस्तावना के भी कितने भाग बना दिए? 2 भाग। एक तो पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान और उद्देश्य कथन, पूर्व ज्ञान और उद्देश्य कथन। यानी मुख्य रूप से एक भाग जो पूर्व ज्ञान है वो तो प्रस्तावना हो गया। तो कुल मिला के राइन ने ये कह दिया कि प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, प्रस्तावना के 2 भाग बना दिए। क्या क्या? प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। इस तरह से उसने 2 भाग बना दिए। अब अपन बात करते हैं देखो आगे की। अब जो प्रस्तावना होती है ना, एक्चुअल में क्या होती है? प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान की सहायता से बच्चे को प्रकरण पे लाया जाता है। यानी मान लो मेरे को संज्ञा पढ़ानी है, तो मैं संज्ञा पढ़ाने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। उन प्रश्न कैसे होंगे? उनके पूर्व ज्ञान पे आधारित, यानी उनको पहले से जो कुछ आता है ना, उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछते हुए बच्चों को प्रकरण तक लाऊंगा। तो प्रस्तावना का मतलब समझना, प्रस्तावना का मतलब क्या है? प्रस्तावना का मतलब यह है कि पूर्व ज्ञान की सहायता से बच्चों को प्रकरण पर लाना। पूर्व ज्ञान की सहायता से बच्चों को क्या लाया जाएगा? बताओ, प्रकरण पर लाया जाएगा। कुल मिला के ये है। और प्रस्तावना में देखो प्रश्नात्मक होती है। प्रस्तावना कैसी होती है? प्रश्नात्मक, जिसमें आम तौर पर 5 प्रश्न होते हैं। आम तौर पर कितने प्रश्न होते हैं बताओ? 5। जिसमें 4 प्रश्न तो उसके पूर्व ज्ञान के होते हैं। 4 प्रश्न तो किसके होते हैं? पूर्व ज्ञान के। और 5वां प्रश्न समस्यात्मक होता है। 5वां प्रश्न क्या होता है? समस्यात्मक। और उसे ही उद्देश्य कथन कहते हैं। 5वें प्रश्न को क्या कहेंगे? उद्देश्य कथन। तो एक्चुअल में जो उद्देश्य कथन है ना, वो तो प्रस्तावना का एक भाग हो गया। प्रस्तावना का क्या हो गया? भाग। अब सुनो, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, आकर्षित कर लेना उसको,
अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? तो देखो, पहली बात तो गृह कार्य तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान कैसे आकर्षित करोगे आप? वो तो नए प्रकरण का प्रयोग है गृह कार्य तो एक तरह से। पूर्व ज्ञान नहीं, पूर्व ज्ञान की सहायता से जांच तो प्रस्तावना, इसमें क्या जाएगा? प्रस्तावना। यानी नया प्रकरण आपको पढ़ाना है, नया प्रकरण पढ़ाना है, जाते ही कक्षा में सबसे पहले क्या करोगे? सर प्रस्तावना दूंगा। बस यही तो ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या कह रहा है? नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। अच्छा, इस प्रस्तावना को जो लास्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उद्देश्य कथन। लास्ट जो कथन है वो होगा उद्देश्य कथन। लेकिन हमने प्रकरण का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया है? प्रस्तावना का। तो ये तो सही है सर। चलो आगे। कविता शिक्षण की विधि नहीं है, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। सुन लो, कविता शिक्षण की प्रमुख विधियों के नाम सुन लेना। अगर शुरू से बात करें, छोटे बच्चों से बात करें, तो देखो बाल गीत विधि, बाल गीत विधि। अभिनय विधि कौन सी हो सकती है? अभिनय विधि। थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा इनके सबके बारे में। अभिनय विधि। माध्यमिक स्तर पर चले तो खंडान्वय, 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 दंडान्वय, दंडान्वय। ध्यान रखना ये दो विधि बहुत महत्वपूर्ण है कविता शिक्षण की है, खंडान्वय और दंडान्वय। क्या याद रखोगे? खंडान्वय और दंडान्वय। इसके बाद बात करेंगे व्याख्या विधि। कौन सी? व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जो होती है ना, इसके तीन भाग है। इसके व्याख्या विधि के कितने भाग हैं? 3। व्याख्या विधि की कुछ उप विधियां मान सकते हो आप। तुलना, एक तो कौन सी कह सकते हो? तुलना विधि। एक कह सकते हो समीक्षा विधि, और एक कह सकते हो व्यास विधि। कौन सी कह सकते हो? व्यास विधि। ये ध्यान रखना, तुलना विधि, समीक्षा विधि और व्यास विधि। और एक हो जाएगी शब्दार्थ कथन। एक कौन सी हो जाएगी? शब्दार्थ कथन। याद कर लो, ये कविता शिक्षण की हो गई। लो भाई, ये कविता शिक्षण की विधियां है। मोटा मोटा मैं बता दूं आपको, बाल गीत में बच्चा केवल गाएगा, ठीक है। एक रसास्वादन, एक और याद रख लेना, कौन सी? रसास्वादन। याद करवा देता हूं मैं, याद करवा देता हूं। देखो, पहले तो हो जाएगी बाल गीत और अभिनय। बाल गीत का मतलब बच्चा गीत गाएगा, दूसरा अभिनय करते हुए गीत गाएगा। 2 हो गई। एक हो जाएगी खंडान्वय और दंडान्वय। क्या याद रखोगे? खंडान्वय और दंडान्वय। अब यहां पर एक विधि याद कर लो, व्याख्या विधि। क्या याद कर लो? व्याख्या। इसके 3 भाग, तुलना, समीक्षा, व्यास। तुलना, समीक्षा, व्यास। एक शब्दार्थ कथन। बताओ, अध्यापक हमें शब्दार्थ बताते बताते अर्थ नहीं बताता क्या? वो शब्दार्थ कथन हो गया। एक होता है रसास्वादन, जिसमें सिर्फ रसास्वादन किया जाता है कविता का, कविता के अर्थ से इसमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। तो देखो, बाल गीत में क्या होगा? बच्चा केवल छोटी छोटी क्लासों में, जैसे मछली जल की रानी है, एक मोटा हाथी झूम के चला, ये बाल गीत विधि का उदाहरण हो गया। अभिनय का मतलब ये है कि वो कविता गाते गाते, बोलते बोलते उसका अभिनय भी करेगा। खंडान्वय और दंडान्वय माध्यमिक स्तर पर, इनमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से और कविता पढ़ाई जाती है। खंडान्वय में सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, दंडान्वय में व्याकरण के प्रश्नों पर जोर ज्यादा रहता है। इसमें कर्ता, क्रियाक्रम, इन सबको देखा जाता है। व्याख्या विधि, व्याख्या विधि का मतलब व्याख्या करके पढ़ा दी कविता को। अब इसमें तुलना विधि, तुलना का मतलब एक कविता की दूसरी कविता से तुलना। समीक्षा का मतलब उसके गुण दोष आलोचना, ये पूरा निकालना। व्यास का मतलब, व्यास किसे कहते हैं? कथावाचक को। किसको कहते हैं? कथावाचक को। तो एक कथावाचक की भांति जब कविता को स्पष्ट किया जाता है तो उसे व्यास विधि, यानी उसके अंतर्गत कुछ प्रकरण, कुछ कथाएं सुनाते हुए, है ना, उसको स्पष्ट करना। शब्दार्थ बताते हुए, शब्दार्थ कथन हो गया। रसास्वादन का मतलब रस का आस्वादन करना कविता की, वो हो जाएगा रसास्वादन। तो ये सारी विधियां हैं, याद कर लेना प्यारे दोस्तों। ये सारी की सारी विधियां किसकी हैं दोस्त? कविता शिक्षण की। किसकी? कविता शिक्षण की। कविता शिक्षण की विधियां। अब आ जाओ, अब देखो, खंडान्वय प्रणाली है सर, गीत प्रणाली है, गीत, बाल गीत या गीत एक ही बात है, शब्दार्थ कथन भी है, और सूत्र प्रणाली नहीं है। क्योंकि सूत्र प्रणाली, ध्यान रखना, व्याकरण में और गणित में, इसमें चलती है, व्याकरण और गणित में। सूत्र प्रणाली का मतलब एक तरह से निगमन विधि को ही मान लो, निगमन विधि का ही रूप है। यानी इसमें सूत्र और नियम बता दिए जाते हैं, फिर उनका प्रयोग करवाया जाता है। फिर उनका क्या करवाया जाता है? प्रयोग करवाया जाता है। अब देखो आगे, बोलो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। उसके बाद देखो, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती? मौखिक भाषा शिक्षण। मौखिक भाषा शिक्षण का मतलब बच्चे को बोलना सिखाना है खाली। मौखिक भाषा शिक्षण का मतलब समझो पहले। मौखिक भाषा शिक्षण, मौखिक भाषा शिक्षण, मौखिक भाषा को मैं यूं कह सकता हूं कि अभिव्यक्ति कौशल, ऐसे भी तो कह सकते हैं, अभिव्यक्ति कौशल। मौखिक भाषा शिक्षण की विधियां, यानी उसका अभिव्यक्ति कौशल बढ़ाना है, खाली उसको बोलना सिखाना है। मौखिक भाषा का मतलब मौखिक रूप से भाषा को बोलना सिखाना है। तो इसकी 3 विधियां होती हैं, वैसे याद रखना, मौखिक भाषा शिक्षण की 3 विधियां होती हैं। भाषण, भाषण, वार्तालाप, वार्तालाप और अभिनय। भाषण, वार्तालाप और अभिनय। कैसे? भाषण में क्या होता है? बच्चे को भाषण देना सिखाया जाएगा। वार्तालाप में उससे बातचीत की जाएगी,
और अभिनय में उसको बोलने के साथ साथ अभिनय भी करना सिखाया जाएगा। जैसे नाटक मान लो एक तरह से, तो बोलने के साथ साथ अभिनय करना भी सिखाया जाता है। ये तो ये हो गया आपके, ये 3 विधियां तो हो गई, ये नहीं है, ये नहीं है। ये ध्यान रखना, मौखिक भाषा शिक्षण की 3 विधियों के नाम याद रखेंगे आप। उसके बाद देखो, अब देखो आगे। हाँ, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। तो मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों की बात कर रहे हैं। देखो 3 बताइए सर, मौखिक भाषा शिक्षण की कितनी विधियां बताई हैं? 3। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि कितनी बताई हैं? 3। 3 क्या क्या? एक तो भाषण, एक तो क्या बताई है? भाषण। दूसरी क्या बताई है? वार्तालाप। और तीसरी क्या बताई है? बताओ। तीसरी क्या बता दिया आपको? अभिनय प्रदर्शन। अभिनय प्रदर्शन। तो आप सोचो इन तीनों विधियों में उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी चलेगी? उच्च प्राथमिक स्तर पर अब उसको थोड़े से हाव भाव भी आने चाहिए। तो ये हो जाएगी अभिनय प्रदर्शन। कौन सी हो जाएगी? अभिनय प्रदर्शन। यानी अब उसको सिर्फ बोलना काफी नहीं है, हाव भाव के साथ बोलना आना चाहिए अब, है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर आ गया वो। तो भाषण नहीं आएगी इसमें, प्रदर्शन, निर्देशन, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार, ये नहीं आएगी इसमें, अभिनय प्रदर्शन आ जाएगा। देखो, कहानी सुनाने से, कहानी सुनाने से बच्चे अनुशासित होते हैं। अरे क्लास में देखना, कहानी सुनाने से कभी कभी बच्चे अनुशासित होते हैं, कभी कभी वो हल्ला भी मचाने लग जाते हैं। इसलिए ये पॉइंट तो खत्म हो गया। कहानी सुनाने से बच्चे अनुशासित होते हैं, सब जगह लागू नहीं। अगर बच्चों को कहानी बढ़िया लग रही है तो वो अनुशासित होते हैं, अगर उनको बढ़िया नहीं लग रही तो वो अनुशासित नहीं भी होते। तो ये पॉइंट खत्म। बच्चे प्रसन्न होते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं, कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी हर कहानी में आनंद ही आए उनको, कई बार उदास भी हो जाते हैं। बच्चे शांत होकर कक्षा में बैठे रहते हैं, वो सेम ही बात अनुशासन वाली आ गई। बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है, ये जरूर होगा, ये जरूर होगा, ये होगा। सुनो कैसे, सुनना ध्यान से। बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का क्या हो जाएगा दोस्त? विकास हो जाएगा। एक मिनट भाई, कैसे होगा देखो। कल्पना शक्ति, पहले मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूं। कल्पना शक्ति, जैसे आपने बच्चों को राजा की कहानी सुनाई, आपने बच्चों को किसकी कहानी सुनाई? राजा की। तो बच्चे के मन में चित्र आएंगे, राजा कैसा होता होगा, उसके दिमाग में कल्पनाएं आएंगी, उनके मन में राजा का चित्र बनेगा। यानी उनके मन में राजा का चित्र बनेगा, उनके मन में राजा का चित्र बनेगा। वो सोचेंगे राजा कैसा होता होगा, राजा कैसा होगा, या राजा कैसा होता होगा, जंगल कैसा होता होगा, तोता कैसा होता होगा। ये चित्र बनते हैं। तो यही तो कल्पना है, यही तो क्या है? कल्पना। और चिंतन शक्ति, चिंतन शक्ति ऐसे होगी, देखो बच्चा क्या सोचेगा, आप जैसे कहानी सुनाओगे उसके दिमाग में चलेगा अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो चिंतन शक्ति। तो दो चीजें बढ़ती हैं, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति। उसके बाद देखो, काव्य शिक्षण का मूल तत्व क्या है? काव्य शिक्षण का मूल तत्व है, सुनो। मूल तत्व का मतलब यहां पर यह है कि चाहे आप छोटे बच्चों को पढ़ाओ, चाहे आप बड़े बच्चों को पढ़ाओ, वो चीज प्रकट होनी चाहिए। ऐसे निकाल लेंगे इसका उत्तर। देखो, अलंकार। बोलो छोटे बच्चों को कविता बता रहे हो, उसको अलंकार का रस आता है क्या? अलंकार आते हैं क्या? नहीं आते। ध्वनि का पता चलता है क्या छोटे बच्चों को? नहीं। रस सारे लेते हैं। 12वीं क्लास को कविता पढ़ाओ, उनको भी रस आएगा। पहली कक्षा को कविता पढ़ाओ, उनको भी रस आएगा। इसका मतलब मूल तत्व यहाँ पे क्या हो गया? रस निरूपण हो गया। मूल तत्व क्या हो गया बताओ? रस निरूपण हो गया। 20 से एक प्रश्न तो करेंगे ही भाई, 20 तो करेंगे। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, मुख्य उद्देश्य ये है रस। हमने क्या कहा? काव्य का मूल तत्व क्या है? रस। यानी बच्चा रस को ग्रहण करे, रस को क्या करे? ग्रहण करे। यानी उसकी भावनाएं जागृत हो, रस ग्रहण करेगा। मान लो वीर रस की कविता सुनाई आपने, 26 जनवरी पर कहा कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका मतलब उसमें वीर रस का संचार हुआ, उसके हृदय ने रस को स्वीकार किया, उसकी भावनाएं जगी। श्रृंगार रस का आप कह रहे हो तो उसकी भावनाएं जग रही है कविता से।
श्रृंगार रस की कविताएं सुना रहे हो तो श्रृंगार रस जागृत हो रहा है बच्चे में, वीर रस जागृत हो रहा है, उत्तेजित वो हो रहा है, उत्साह उसमें आ रहा है। भाई 15 अगस्त को ये गाने क्यों चलाए जाते हैं कि भाई ए मेरे वतन के लोगों, ताकि उन्हें वीर रस आए, वीर रस आए। तो भावनाएं, कुल मिला के भावनाओं का अभिवर्धन। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भावनाओं का अभिवर्धन। देखो रचना कौशल का विकास नहीं है। कविता पढ़ाने से बच्चा बोलो रचना करना सीखता है क्या? नहीं सीखता। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो बताओ कविता पढ़ाने से तर्क शक्ति का विकास होता है क्या? नहीं, रस ज्यादा आता है। ठीक है, संगीत के प्रति अभिरुचि नहीं, ये संगीत के प्रति हो सकता है कविता पढ़ने से अभिरुचि जागे, लेकिन ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य नहीं है। भाई कविता का मुख्य उद्देश्य संगीत सिखाना क्या? एक बात बताओ आप, नहीं है, भावनाओं को जगाना, यानी उसमें वीर रस हो चाहे श्रृंगार हो, वो उसको फील कर सके बच्चा, यही तो कविता का उद्देश्य है, यही कविता का उद्देश्य है। अब देखो व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यह प्रश्न भी आया हुआ है, सुन लो। ज्ञान मुख्य रूप से यहां पर दो तरह के होते हैं। मुख्य रूप से ज्ञान कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो होता है घोषणात्मक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, और एक होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। एक कौन सा हो जाता है बताओ? प्रक्रियात्मक ज्ञान। यानी घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान का सीधा सीधा मतलब है बच्चे को आपने नियम बताए, आपने सिद्धांत बताए, वो हो गया घोषणात्मक ज्ञान। नियम बता दिए है ना, आपने परिभाषा बता दी, वो हो गया घोषणात्मक ज्ञान। यानी आपने नियम बता दिए, मान लो आपने कहा कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है, या ये नियम हो गया, एक तरह से परिभाषा हो गई। अब प्रक्रियात्मक ज्ञान, अब इस नियम को व्यवहार में लेना, इस नियम को प्रयोग में लेना, और इस नियम के आधार पे प्रश्नों को करना, इस नियम के आधार पे प्रश्नों को करना, नियम के आधार पे प्रश्नों को करना, या नियम को व्यवहार या उपयोग में लेना, व्यवहार या उपयोग में लेना, उपयोग में लेना, और नियम की सहायता से प्रश्नों को करना। ध्यान रखना, नियम की सहायता से क्या करना बताओ? प्रश्नों को करना। यानी आपने बच्चों को नियम बता दिए, ठीक है, लेकिन वो तो हो गया घोषणात्मक ज्ञान। अब उस नियम की सहायता से बच्चे प्रश्न कर रहे हैं या आप बच्चों को प्रश्न करवा रहे हो, वो होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। मैं और अच्छी तरीके से लिख देता हूं, यानी नियम की सहायता से प्रश्न करवाना, नियम की सहायता से प्रश्नों को करना। ठीक है सर, तो यह जानना कि व्याकरणिक तत्व प्रश्नों को कैसे किया जाए, नियमों को जानना, ये तो घोषणात्मक हो गया। व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानना, ये भी घोषणात्मक हो गया। भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, तो मेन क्या हो गया कि प्रश्न कैसे किए जाए वो। अब देखो व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है। यह विधि बोलो उदाहरण से नियम, यानी पहले उदाहरण समझाए जाते हैं, पहले क्या समझाए जाते हैं? उदाहरण, और उसके बाद नियम। कौन सी हो जाएगी दोस्त? सोचने की जरूरत नहीं है सर, आगमन विधि। कौन सी हो जाएगी? आगमन विधि। ध्यान रखना, आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विधि। कोई सोचने की जरूरत नहीं है सर। उसके बाद देखो 21 नंबर प्रश्न हाँ, ये एक प्रश्न पीपीटी में मिट गया था, इसलिए मैंने हाथ से लिखा था। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ करते हैं। बताओ चारों कथनों को देखो। नियमों को कंठस्थ करते हैं मतलब नियमों को रटते हैं। कंठस्थ करने का मतलब क्या है? रटते हैं। सर रटने वाली चीज तो हमें पसंद ही नहीं है। व्याकरण शिक्षण या कोई भी शिक्षण हो, रटने वाली चीज का आप विरोध करो हमेशा, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, ये सही है सर। पहले उदाहरण फिर नियम, यानी उदाहरणों की सहायता से नियम की तरफ जा रहे हैं, तो आगमन विधि। कुल मिला के क्या हो गई? आगमन विधि की बात हो रही है। आगमन विधि। देखो इस पूरे प्रश्न को देखें तो ये आगमन निगमन दो विधियों की बात कर रहा है ये व्यक्ति। इसमें देखो नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं यानी निगमन, भाई उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं यानी आगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं निगमन विधि। आप बताओ कौन सी उचित है? यानी प्रश्न को चेंज करके पूछ लिया। प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है इसमें? आगमन श्रेष्ठ या निगमन? हमने कहा आगमन। हमने क्या कहा? आगमन। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो निगमन विधि है। सूत्रों का प्रयोग करते हैं, नहीं। सूत्रों का प्रयोग का मतलब सूत्र रटवाए जाते हैं, सूत्र रटवाए जाते, तो वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। ये भी एक तरह से निगमन विधि का ही रूप हो गया, सूत्र रटवा दिए डायरेक्ट। तो कौन सा? उदाहरण से नियम यानी आगमन विधि चलेगी। किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? व्याकरण अनुवाद विधि। आपको याद होगा व्याकरण अनुवाद विधि मैंने पढ़ाई है।
व्याकरण अनुवाद विधि में बताया था कि मातृभाषा की सहायता से द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। मातृभाषा की सहायता से क्या सिखाई जाती है बोलो? द्वितीय भाषा। यानी इसमें द्वितीय भाषा सिखाने के लिए क्या करते हैं? द्वितीय भाषा के व्याकरण को मातृभाषा में समझाया जाता है। इसमें द्वितीय भाषा के व्याकरण को, द्वितीय भाषा यानी इंग्लिश समझा रहे हो मान लो, तो इंग्लिश के व्याकरण को, द्वितीय भाषा के व्याकरण को मातृभाषा में समझाते हैं। भंडारकर विधि भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भंडारकर विधि भी। पीछे देख लेना, सारा बता दिया। तो इसमें जो मातृभाषा है उसका प्रयोग करता है, इसलिए यूं कहा गया कि इसमें मातृभाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। यानी सीखता तो बच्चा इसमें द्वितीय भाषा है, कंफ्यूज मत हो जाना आप। सीखता तो कौन सी भाषा है? द्वितीय भाषा। लेकिन उस भाषा के को सीखने में केंद्रीय रूप में कौन रहता है? मातृभाषा। तो ये व्याकरण अनुवाद विधि, और इसी को दोस्त क्या कहते थे? भंडारकर विधि। कौन सी कहते हैं बताओ? भंडारकर विधि। ठीक है, उसके बाद देखो, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं है? अरे पहले ही पढ़ लिया, मौखिक भाषा की प्रत्यक्ष विधि 3 है, वार्तालाप है, भाषण है, अभिनय है, गद्य शिक्षण नहीं है। गद्य शिक्षण नहीं है। बोलो, आज के प्रश्न हो गए 23 प्रश्न। शानदार प्रश्न, शानदार व्याख्या। इसी तरह की अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के वीडियो अब रोजाना ये श्रृंखला चलती रहेगी, आपकी एग्जाम तक रुकेगी नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, अपने साथियों को बताएं पूरी व्याख्या। और एक तरह से मान लो कि आप इसको पीवाईक्यू और एमसीक्यू का वीडियो मानो ही मत, क्योंकि इसमें विद्या पूरी पढ़ाई जा रही है। बोलो, पूरी पढ़ाई जा रही है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।